अंधेरा, सन्नाटा और कुछ कहानियाँ जो आपकी रूह तक उतर जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपके आसपास ही अंधेरे की एक दुनिया मौजूद है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। मैं हूँ आपका वो रास्ता उस दुनिया की ओर जहाँ हकीकत से ज़्यादा डरावनी सच्चाइयाँ छुपी हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी सांसों को थाम लीजिए और इस अंधेरे में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन याद रखिए, एक बार जो आपने देख लिया वो आपकी आंखों से कभी नहीं जाएगा। अगर आपकी हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डरता नहीं हूँ। अगर आप वाकई में नहीं डरते तो लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चुनौती है। अब बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कई रहस्य और डरावनी कहानियां भी छिपी हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही रास्ते के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भूतिया है। यह रास्ता एक पहाड़ी इलाके से होते हुए यमुनोत्री की ओर जाता है। यह रास्ता घने जंगलों और ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि कई साल पहले इस रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बस जो कि यात्रियों से भरी हुई थी, खाई में गिर गई थी। इस घटना में सभी यात्री मारे गए थे और कहा जाता है कि उन सभी की आत्माएं आज तक यहाँ भटकती हैं। गांव के लोग बताते हैं कि रात में वो इस रास्ते पर रोने और चीखने की आवाज़ें सुनते हैं। कई लोगों ने तो कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता। एक बार कुछ पर्यटक इस रास्ते पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी रुक गई और जब वे गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के टायर पंचर हैं। वे डर गए और वहाँ से भाग गए। सुबह जब वो वापस आए तो उनकी गाड़ी वहाँ पर थी नहीं, वो गाड़ी गायब हो चुकी थी। इस रास्ते के बारे में कई कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूतों का राज है, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है। पर सच्चाई जो भी हो, यह रास्ता आज भी लोगों के लिए डर का विषय है। कोई भी रात में इस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता है। अगर आप कभी उत्तराखंड जाते हैं तो इस रास्ते के बारे में ज़रूर याद रखें। हो सकता है कि आपको भी कुछ अजीब अनुभव हो। पहाड़ों के बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं कि यह रास्ता कभी व्यापारियों के लिए मुख्य मार्ग हुआ करता था। एक ज़माना था जब यमुनोत्री मंदिर तक जाने का ये इकलौता रास्ता था। एक लालची व्यापारी विक्रम सिंह इसी रास्ते से यमुनोत्री जाया करता था। वो मंदिर में दर्शन करने नहीं, बल्कि वहाँ छुपे हुए खजाने को हथियाने जाता था। कई सालों तक विक्रम सिंह चोरी करता रहा और कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन लालच का अंत कभी अच्छा नहीं होता। एक रात मंदिर के पुजारी ने विक्रम को चुराते हुए देख लिया। विक्रम सिंह डर गया और उसने इस डर के कारण उस पुजारी को जान से मार दिया। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। रात के अंधेरे, घने जंगल और पहाड़ी रास्तों से अपरिचित होने के कारण विक्रम रास्ता भटक गया। वो अपनी गाड़ी सहित खाई में गिर गया और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज पड़ी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसकी तो मौत हो गई, पर उसकी दुष्ट आत्मा उसी रास्ते पर फंसी रही। कहते हैं हर साल उस रात को जब विक्रम सिंह की मौत हुई थी, उसी रास्ते पर सबसे ज़्यादा भयानक घटनाएं होती हैं। यही कारण है कि रात में यात्रा करने वाले इस रास्ते से बचते हैं। कुछ बहादुर लोग भी हैं जो इस रास्ते से गुजरने का जोखिम उठाते हैं। उन्हें अक्सर विक्रम सिंह की आत्मा का सामना करना पड़ता है। यह रास्ता प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ एक भयानक इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। शायद एक ऐसा इतिहास जो कोई भी नहीं जानना चाहेगा। राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, जिसके पास में ही एक बड़ा सा रेत का टीला भी था। इस टीले को लोग भूतिया मानते थे क्योंकि वहाँ धूल भरे तूफान आते थे।
हर दोपहर में। अक्सर रातों में भी वहाँ पर रेत भरी आंधी आती। ये सब उस गांव में एक कॉमन सी चीज़ थी। लोगों की अफवाहों की माने तो कहा जाता था कि टीले में एक रेतीला भूत रहता है जो रात में यात्रियों को अपना शिकार बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बीते सालों में कुछ यात्री गायब हुए हैं। बस बचती है तो उनकी चप्पल, उनके जूते और उनका बचा खुचा सामान। गांव वाले अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते थे दोपहर और रात के वक्त में, क्योंकि ये दोनों ही समय उस जगह को सबसे ज़्यादा भूतिया माना जाता था। बच्चे अक्सर अपने घरों के आसपास ही खेलते रहते थे। एक दिन गांव में कुछ टूरिस्ट आए थे। उन्होंने इस रेत के टीले के बारे में सुना। इसके बाद उन्होंने उसे देखने का फैसला करा। गांव के लोगों ने उन्हें चेताया पर वो ना माने। गांव के लोगों ने रोकने की कोशिश करते रहे पर वो लोग किसी की नहीं सुने। शाम ढलते ही वो लोग टीले की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वो लोग टीले की तरफ जाने लगे, हवा तेज हो गई और रेत का तूफान आ गया। धूल भरी रेतीले तूफान से वो लोग घबरा गए और भागने लगे। धूल उनकी आंखों में लग रही थी जिससे उन्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग घबराते हुए गांव की तरफ भागने लगे, मगर तूफान इतना तेज था कि वे लोग रास्ता भटक गए। धीरे धीरे तूफान थमने लगा और वो लोग थक कर ज़मीन पर गिर पड़े। उन्होंने देखा कि वो रेत के टीले के बीचों बीच पड़े हैं। अचानक उन्हें रेत में हलचल महसूस हुई और धीरे धीरे रेत एक विशाल बवंडर में तब्दील हो गई। उन्हें रेत के बवंडर में एक लाल आंख दिखाई दी और कुछ अजीब सी आवाज़ उन्हें आने लगी। वो लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। तभी किसी ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें रेत में दबाने लगा। धीरे धीरे उनकी चीखें रेत के अंदर समाने लगी। सुबह जब गांव के लोग रेत के टीले के पास पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ उन लोगों के जूते और कपड़े मिले। इसके बाद गांव के लोगों ने रेत के टीले के रास्ते पर एक सावधानी का बोर्ड लगा दिया, जहां लोगों ने बोर्ड में चेतावनी लिख दी थी, कोई भी टूरिस्ट अब रेत के टीले के पास जाने की हिम्मत ना करे वरना जान से जाएगा। इसके बाद से कोई भी लोग वहाँ पर नहीं जाते थे। गांव के लोग आज भी मानते हैं कि राजस्थान का रेतीला भूत अभी भी उस टीले में भटकता है और जो कोई भी उसके पास जाता है वो वापस नहीं आता। आज की अगली कहानी मुझे एक बार मेरी दादी जी ने सुनाई थी, जो कि मैं आपको बिल्कुल उसी तरह बताऊंगा जैसा कि उन्होंने मुझे बताई। दादी को गुजरे हुए अब 6 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर उनकी कहानी मेरे दिल में आज भी जिंदा है। आइए उनकी कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। गंगा किनारे बसा एक गांव जो शांति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन सूरज ढलते ही गांव में एक अलग ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि पानी में मत झांको, नहीं तो पनडुब्बा तुम्हें खींच लेगा। गांव में पनडुब्बा का खौफ कुछ इस तरीके से था कि कोई भी पानी की तरफ नहीं जाता था शाम ढलने के बाद। ज़्यादातर लोग तो दिन में भी वहाँ पर जाने से डरते ही थे। एक भयानक जल राक्षस जिसके बारे में गांव के बच्चों को डराया जाता था। बच्चों में खौफ कुछ इस तरीके से रहता था कि वो नदी के आसपास भी नहीं भटकते थे। कल्लू नाम का एक बदमाश लड़का जो इसी गांव में रहता था, वो हर चीज़ का हंसी मजाक उड़ाता था। वो ज़्यादातर खेत में ही खेलता था और खेल खेल में लड़ाई उसकी हरकतों में शामिल थी। अक्सर किसी न किसी से उसकी लड़ाई हुआ करती थी। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उससे कोई जल्दी से बात नहीं करता था। बस उसका एक दोस्त था जिसके साथ हर वक्त घूमता था। एक दिन गर्मी के मौसम में कल्लू और उसका दोस्त नदी किनारे बैठे थे। दोनों वहीं बैठे सिगरेट पिए बात कर रहे थे। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से कल्लू को थोड़ी प्यास लगी। वो नदी में उतरा और थोड़ा साइड में जाके वो पानी पीने के लिए निछुकना चाहा। अचानक उसका दोस्त चीखा। कल्लू ने घबरा कर देखा तो उसके पैर को कोई अदृश्य ताकत पानी में खींच रही थी। उसका दोस्त ये देखकर सहम गया और वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था, बस डरा सहमा वहीं खड़ा रहा।
कल्लू को अचानक दादी की बात याद आ गई। उसने ज़ोर से कहा, मुझे तंबाकू दो। ये पनडुब्बा से बचने का जाना माना उपाय था। कल्लू का दोस्त तुरंत खेत की ओर दौड़ा और तंबाकू का पत्ता लाकर नदी में फेंक दिया। जैसे ही तंबाकू ने नदी को छुआ, कल्लू को खींचने वाली शक्ति अचानक गायब हो गई। कल्लू को खींचने वाली शक्ति अचानक कम हो गई। वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया और तेज़ी से वहाँ से भागा। घर लौटकर कल्लू ने वो सारी बातें गांव के लोगों को बताई। गांव वाले सहम गए। कुछ लोगों का मानना था कि वो इसलिए बच गया क्योंकि वो नदी में तंबाकू फेंका था, जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये कहानी बना रहा है। मगर जब कल्लू का वो दोस्त भी सेम चीज़ बताया तो गांव वालों को उसकी बातों पर थोड़ा यकीन हुआ। उस दिन तो कल्लू ने मौत को काफ़ी करीब से देखा था। कुछ दिनों बाद गांव की एक बुढ़िया नदी किनारे कपड़े धो रही थी। तभी उसे भी पैर में किसी चीज़ के खींचने का एहसास हुआ। वो चीखते हुए गिड़गिड़ाने लगी, तंबाकू तंबाकू, पर पास में कोई भी नहीं था। अचानक पानी के ऊपर हलचल हुई। एक विशाल सांप जैसा जीव पानी से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थी और दांत नुकीले। ये वही पनडुब्बा था जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। वो जीव बुढ़िया को पानी में खींच ले गया और बुढ़िया की चीखें धीरे धीरे पानी के अंदर जाते हुए गायब हो गई और नदी एकदम शांत हो गई। कई दिनों के बाद उस बुढ़िया की लाश आगे कहीं नदी के किनारे पर मिली। इस घटना के बाद से प्रशासन थोड़ी हरकत में आया और उन्होंने उस नदी के आसपास एक लोहे की जाली टाइप से फेंसिंग कर दी ताकि आसपास के लोग उस नदी के पास ना जाने पाएं। ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास दिला रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे और राहुल अपनी टैक्सी से जमशेदपुर से रांची की तरफ जा रहा था। सुनसान NH33 पर उसकी गाड़ी के हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। रास्ते में उसे अचानक सड़क किनारे एक सफ़ेद साया दिखा। राहुल ने अपनी गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी और करीब जाने पर उसने देखा एक लड़की सफ़ेद सलवार कमीज़ पहने हुई थी जो कि लिफ्ट मांग रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में नहीं दिख पा रहा था, लेकिन आवाज़ में बेबसी साफ थी। राहुल को थोड़ा बुरा लगा, पर उसे मदद करना भी सही नहीं लग रहा था। इस सुनसान रास्ते में रात के 2 बजे कौन लड़की लिफ्ट मांगेगी? फिर भी उसके मन में इरादा आया कि वो उसे लिफ्ट देगा। उसे उस पर तरस आ गया था और इसी वजह से उसने गाड़ी रोकी। लड़की चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर के बाद राहुल ने मिरर पर ध्यान दिया तो लड़की बैठी थी, पर उसका चेहरा कुछ साफ नहीं दिख रहा था। वो चेहरा था ही नहीं, कोई आँख ना कोई मुंह, कुछ नहीं, बस मानो सफ़ेद रोशनी सी दिख रही थी। राहुल को पहले लगा कि कहीं इसका शीशा तो गंदा नहीं। उसने अपने रुमाल से शीशा साफ करा और उसके बाद उसने दोबारा देखना चाहा, पर उसे अब भी वही दिख रहा था और अब और ज़्यादा साफ। राहुल की चीख निकल गई और गाड़ी अनबैलेंस हो गई। इसी के साथ गाड़ी सड़क किनारे जाकर रुक गई। राहुल पीछे मुड़ा तो वो लड़की गाड़ी में थी ही नहीं। घबराया हुआ राहुल गाड़ी से बाहर निकला और चारों तरफ बस झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। झाड़ियों में हलचल हुई और तभी सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। राहुल ने डरते हुए सारी बातें उस बूढ़े को बताई। उसने कहा, ये तो इस हाईवे की आत्मा है। कई साल पहले यहाँ पर उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। तभी से रात के वक्त वो लिफ्ट मांगती है और जो उसे लिफ्ट से मना कर देता है वो उसका एक्सीडेंट करवा देती है, और अगर लिफ्ट दे दे तो। बुढ़े ने रुक कर आगे कहा, तो वो शख्स को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। राहुल के होश उड़ गए। डर के मारे वो वही रोड पर गिर पड़ा। कुछ देर बेहोश रहने के बाद जब वो उठा तो सूरज निकल रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। पीछे की सीट पर देखा तो वहाँ पर भी कोई भी नहीं था। ये सपना था? राहुल यही सोचकर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि पीछे की सीट से एक आवाज़ आई, मुझे रांची तक छोड़ दो ना। राहुल ने धीरे से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करी तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसकी रूह कांप गई। उसने गाड़ी तेज़ भगाई। रांची पहुंचने के बाद राहुल ने पीछे की सीट चेक करी। सीट के नीचे एक पुराना मोबाइल पड़ा था और उसने उसे चालू किया
और उस फ़ोन में एक आखिरी फ़ोटो थी उसी सफ़ेद सलवार कमीज़ वाली लड़की की। उसका चेहरा राहुल ने देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। फ़ोन की स्क्रीन पर एक डेट लिखी हुई थी, वही डेट जिस दिन शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब राहुल को समझ आ गया कि शायद वो आत्मा मदद मांग रही है, ना कि किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। राहुल ने उस फ़ोन को पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया, शायद ये सोचकर कि इससे उस लड़की की आत्मा को कुछ शांति मिल जाए। रोहित आज ही अपनी 23 माले की बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। आज पूरा दिन रोहित को शिफ्टिंग में ही चला गया। रोहित 10वें फ्लोर पर रहने आया था और उसने इस बिल्डिंग के बारे में कई सारी अफवाहें सुनी थी। उसने सुना था कि इस बिल्डिंग के 23वें फ्लोर पर कोई आत्मा भटकती थी। उस फ्लोर पर कोई नहीं जाता था और इसी कारण वो पूरा फ्लोर खाली था और कोई भी उस फ्लोर के लिफ्ट का बटन भी नहीं दबाता था। पर रोहित इन सभी बातों को नहीं मानता था, वो बस आंखों देखी और कानों सुनी पर मानता था। इसीलिए इस बिल्डिंग में बिना किसी अफवाह को माने वो शिफ्ट हो गया। पूरा दिन गुजरने के बाद शिफ्टिंग की थकान की वजह से नींद भी जल्दी ही उसको आ गई। दूसरे दिन ऑफिस में 2 दिन शिफ्टिंग के लिए ली गई छुट्टी के बाद काम ज्यादा ही था आज ऑफिस में। देर रात जब रोहित अपनी बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने लिफ्ट से जाने के लिए अपने फ्लोर का बटन दबाया तो लिफ्ट चल पड़ी, पर 7वें माले में पहुंचकर लिफ्ट अचानक से रुक गई। रोहित 2 मिनट यूं ही खड़ा रहा और उसने सोचा शायद थोड़ी देर में चल पड़ेगी, पर जब थोड़ी देर तक लिफ्ट नहीं चली तो उसने लिफ्ट के सारे बटन दबाना शुरू कर दिए। उसे घबराहट सी होने लगी लिफ्ट से जल्दी बाहर निकलने की। घबराहट में उसने गलती से 23वें फ्लोर का बटन भी दबा दिया और लिफ्ट एकदम से चल पड़ी। जब लिफ्ट रोहित के फ्लोर पर ना रुक के आगे बढ़ी तो वो सोच में पड़ गया और तभी उसकी नजर लिफ्ट के बटन पर गई तो उसमें 23 नंबर का बटन रोशनी में था। रोहित ने सोचा कि शायद गलती से दब गया होगा। उसने फिर से अपने से कुछ ऊपर वाली फ्लोर का बटन दबाया पर लिफ्ट वहां भी नहीं रुकी। ये देखकर रोहित भी थोड़ा घबरा गया। अंत में लिफ्ट 23वें फ्लोर पर रुकी और लिफ्ट का दरवाजा खुला और रोहित लिफ्ट के बाहर निकला तो नीचे उतरने के लिए वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, पर अचानक से उसे उस फ्लोर के एक फ्लैट से किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसकी सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदम रुक गए और वो उस फ्लैट के सामने गया। कौन है वहां पर ये देखने के लिए। फ्लैट के डोर को थोड़ा सा खोला तो उसने देखा कि वहां पर एक लड़का एक तस्वीर हाथों में लिए रो रहा है। उसके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोहित बिना कुछ सोचे उस फ्लैट के अंदर चला गया और रोहित ने उस लड़के से कहा, कौन हो तुम और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है ना यहाँ आना मना है, किसी को पता चला तो तुम्हें डांट पड़ेगी। तभी अचानक से वो लड़का रोहित की ओर मुड़ा और रूम का डोर अपने आप बंद हो गया। रोहित ने डोर खोलने की बहुत कोशिश करी पर वो खुला ही नहीं और हार कर रोहित ने उस लड़के को मुड़कर देखा तो वो लड़का अपने हाथों में तस्वीर लिए रोहित को घूर रहा था। रूम एकदम किसी स्टोरेज रूम की तरह बहुत ठंडा होने लगा और रोहित को अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, वो भी इस गर्मी के मौसम में। वो लड़का रोहित की ओर बढ़ा और उसके आर पार निकल गया। ये देखकर रोहित एक बर्फ की तरह वहां जम गया और इतने ठंडे रूम में भी उसे पसीना आने लगा। डर क्या होता है उसे आज पता चला था। रोहित उस लड़के को आसपास देखने लगा और उसने देखा वो लड़का अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। रोहित उसे देखकर घबराहट से बोला, कौन हो तुम? उसने अपनी डरावनी सी आवाज में ही जवाब दिया, मैं रवि, लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट था और कॉलेज में ही मेरी मुलाकात आकृति से हुई। हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और हम दोनों ने ये बात अपने परिवार को बताई। हम दोनों की शादी से उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि हम दोनों की कास्ट अलग थी। हम दोनों घर से भाग गए और मंदिर में हमने शादी कर ली और यहाँ इसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। एक दिन मैं और आकृति बाहर मूवी देखने गए थे और वहीं सड़क पर एक बच्चे की तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से जान बचाने के चक्कर में आकृति का एक्सीडेंट हो गया
और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तब तक वो मर गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने भी इसी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। हम दोनों दुनिया से जीत गए पर मौत से हार गए। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। रोहित उसे इस कदर देखकर बहुत डर गया और वहां से भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा और वो जैसे ही हल्का सा रुका उसने पाया कि वो उसी बालकनी की ओर जाने लगा जैसे उसे कुछ होश ही नहीं था। बालकनी की रेलिंग पर वो खड़ा होकर कूदने के लिए अपना कदम बढ़ा ही रहा था कि किसी अनजान सी शक्ति ने उसके कदम को मानो रोक लिया और उसे अचानक से जैसे ही होश आया तो वो रेलिंग से उतरा और उसके गले में पहना हुआ लॉकेट चमका और फिर एक तेज रोशनी निकली और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगले दिन उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने फ्लैट के रूम में पाया। वो जल्दी से उठा और अपने रूम से निकलकर इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नहीं दिखा। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास नीचे गया। इस बार वो सीढ़ियों से गया। कल रात के बाद लिफ्ट लेने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पर पता चला कि वो कल बिल्डिंग की लिफ्ट में बेहोश पड़ा था और जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आई तो शर्मा जी अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में अंदर जा ही रहे थे कि उन्होंने तुम्हें उस लिफ्ट में देखा। तो शर्मा जी और सिक्योरिटी गार्ड ने बिल्डिंग के कुछ लोगों की मदद से तुम्हें तुम्हारे फ्लैट के रूम तक लाकर तुम्हारी जेब से तुम्हारी फ्लैट की चाबी निकाली और तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ा। इतना सब कहने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, आपको हुआ क्या था? आप अचानक बेहोश कैसे हो गए थे? तब रोहित ने कहा, गलती से मैंने उस 23वें माले का बटन दबा दिया था। वहां पर मैंने उस आत्मा को देखा और बेहोश हो गया। इतना बोलकर वो ऑफिस जाने के लिए अपने फ्लैट में आकर शीशे के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी जो उसको उसकी माँ ने दिया था जब वो गांव से शहर में आया था काम करने के लिए। उसकी माँ ने लॉकेट पहनाते हुए कहा था कि मैं जानती हूँ कि तू अनजान शक्ति जैसी बातों को नहीं मानता, पर तेरी सलामती के लिए मैंने एक खास पंडित जी से बनवाया है। रोहित ने बोला, माँ ये सब कुछ नहीं होता, सब पैसे हटने के तरीके हैं। मैं ये लॉकेट उतार रहा हूँ। पर उसकी माँ ने उसे अपनी कसम देते हुए कहा कि अगर अपनी माँ की थोड़ी सी भी इज्जत करता है और प्यार करता है तो इसे कभी नहीं उतारेगा। माँ के इतने कहने पर रोहित ने उनकी बात मान ली और उसे याद आया कि कल रात इसी लॉकेट की वजह से उसकी जान बची थी। उसे एहसास हुआ कि जरूरी नहीं जो दिखता ना हो वो होता नहीं, और कभी कभी जो नहीं दिखता वो अपने होने का एहसास इस तरीके से करवाता है कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है। जगदीश को मैं अपने कॉलेज के दिनों से जानता था। उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज था। हर चीज़ के पीछे वो लॉजिक ढूंढता था और हर चीज़ को अपना 100% देता था। वो एक काफ़ी ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति भी था जो कि दिन में हमेशा आधे से 1 घंटा पूजा करने में बिताता था। उसके गुरुजी थे जिनकी एक बड़ी सी फोटो फ्रेम उसके पास थी जो कि कांच के फ्रेम के साथ उसके घर की दीवार पर लगी हुई थी। ग्रेजुएशन होने के बाद हम सभी लोगों से कहीं जल्दी जगदीश के प्रमोशन हुए और उसे अच्छी जॉब मिली, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे वो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक स्टेबल था। उस टाइम पर वो शादी भी अब करने वाला था। इसी वजह से उसने अपने घर को रेनोवेट करवाने का सोचा। उसके घर के आसपास का माहौल थोड़ा बताना इस घटना के लिए ज़रूरी है। उसका जो घर है उसके आसपास में कुल मिला के 5 बिल्डिंग है और ये सारी बिल्डिंग एक दीवार की बाउंड्री से घिरी हुई है जिसमें कुल मिला के 2 गेट हैं, एक सबसे लेफ्ट में एक सबसे राइट में, जिनमें से एक गेट एंट्री के लिए है और दूसरा एग्जिट के लिए। ये बाकायदा उन गेटों पर लिखा भी हुआ है। दोनों ही गेट्स पर एक एक वॉचमैन रहते हैं जो कि उस जगह की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। जगदीश का घर वहाँ से तीसरी बिल्डिंग में था और वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। अब जो पेंटिंग अब तक उसकी किचन में लगी हुई थी उसने उस पेंटिंग को निकलवा कर अपने बेडरूम में शिफ्ट कर दिया ताकि वो जब भी सुबह उठे तो अपने गुरुजी की फोटो को देख सके। कॉलेज के बाद से हम लोगों की ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बट मैं थोड़ा हैरान था जब एक दिन अचानक से ही शनिवार के दिन मुझे उसकी कॉल आई। उसने कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है जिसमें शायद मेरा इंटरेस्ट हो। उसे पता था मेरी भूत प्रेत वाली बातों के बारे में। लंच के बाद मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया।
जगदीश मुझे सीधा खींचते हुए अपने बेडरूम में लेकर गया। मैं उस वक्त पर बिना किसी तैयारी के वहां पर गया था, बट जैसे ही मैं उस रूम में घुसा मेरे माइंड में एकदम से काफी ज्यादा अजीब से ख्याल आने लगे। मानो रूम के अंदर प्रवेश करने के कुछ सेकंड्स तक तो मैं हिप्नोटाइज सा हो गया था। तब मैंने उसके गुरुजी की वो फोटो फ्रेम देखी। वो फ्रेम बुरी तरीके से क्रैक हो चुकी थी और उसमें कई जगह पर टेप लगी हुई थी। एकदम से ही मैं मानो शांत सा हो गया और सोचने लगा। मेरे माइंड में एक बंदे का ख्याल आया, सुभाष। ये कॉलेज का एक लड़का था जो कि अक्सर मेरे साथ मेरे इन अजीब से एक्सपेरिमेंट्स में मेरी मदद करता था, जो कि फिलहाल अभी एक चाय पत्ती की कंपनी में सेल्स हेड था। मैंने इन सारे ख्यालों को अपने दिमाग से हटाया और जगदीश से पूछा, आखिर चिंता की बात क्या है और प्रॉब्लम क्या है। तब उसने जो कहानी बताई वो सुनने में शायद आपको भी थोड़ी अजीब लगेगी, बट वेट करिएगा पूरी बात जानने के लिए। हर सुबह वो नहाने के बाद अपने उन गुरुजी की फोटो के आगे बैठकर पूजा करता है। 10 मिनट तक वो वहीं बैठ के ध्यान लगाता है और उसके बाद 20 मिनट एक धार्मिक किताब को पढ़ता है जो कि उसके गुरुजी की ही थी। बट चीजें बिगड़नी शुरू हुई उसके रेनोवेशन के बाद। रेनोवेशन के तीसरे दिन जब वो वहां बैठकर पूजा कर रहा था, उस टाइम पर वो फ्रेम आगे की तरफ इस तरीके से गिरी कि किसी ने जोर से पीछे से उसे धक्का दिया हो। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि उस फ्रेम में एक मजबूत सा बैक स्टैंड था और वो पीछे की तरफ झुकी हुई लगी थी, यानी कि उसे गिराने के लिए उसे आगे की तरफ धकेलना बहुत जरूरी था। और सबसे बड़ी बात, ये चीज उसने अपनी आंखों से होते हुए देखी। अब जो कंक्लूजन सबसे पहले निकला वो ये कि रेनोवेशन के बाद जब से उस फोटो की लोकेशन बदली, हो सकता है तब से कुछ ऐसा हुआ हो। ये चीज हर रोज होने लगी। जगदीश ने सबसे पहले तो इस चीज को ऐसे वे में नहीं सोचा था, बट कंटिन्यूसली जब ये सब होता रहा तो उसका माइंड इन सब चीजों की तरफ भी गया। उसने इंटरनेट पर भी इस बारे में पढ़ने की कोशिश करी, बट उसे इस चीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। बट फिर एक दिन उसने उस फ्रेम को वापस किचन में रख दिया जहां पर वो पहले थी। और तब अजीब बात थी कि उस दिन के बाद से वो फ्रेम गिरना वापस बंद हो गई। 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद जैसे ही उसने वापस उस फ्रेम को बेडरूम में शिफ्ट करा, फिर से वही शुरू हो गया। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल आ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था और वो इसकी वजह जानना चाहता था। इस सब में हुआ ये कि उस फ्रेम की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। जब उसके घर से मैं वापस अपने घर जाने के लिए मुड़ा, उस टाइम पर मेरे मन में एक बात तो क्लियर हो गई थी कि हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल तो ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात मेरे इन कारणों के पीछे वो ये कि उसके घर में एक अलग ही डार्क एनर्जी में फील कर पा रहा था, खासतौर पर उसके बेडरूम में। इसके अलावा वो जो फ्रेम गिरती थी वो दिन में अलग अलग टाइम पर गिरती थी, मानो किसी दिन सुबह 7:30 बजे और कभी कभी तो दोपहर 12 बजे भी। तब मैं सुभाष के बारे में सोचने लगा कि क्या मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों बट मुझे अंदर से लग रहा था कि शायद वो इस मामले में कुछ हेल्प कर सकता है। हालांकि वो कोई खास ऐसा स्किल नहीं रखता, ना ही वो आत्माओं के प्रति उतना सेंसिटिव है, बट वो बंदा काफी इंटेलिजेंट है। शायद ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होती ही नहीं, या फिर मुझे इसका जवाब कभी मिलता ही नहीं। और इसका कारण था सिर्फ एक इत्तेफाक, एक अजीब सा इत्तेफाक जो कि उस दिन मेरे साथ हुआ। जब मैं जगदीश के यहाँ से वापस आया तो मैं अपनी कुछ बुक्स उसके घर पर ही छोड़ आया, और वो बुक्स मैंने अपने बॉस से ली थी, बोरो करी थी। और बिना उन बुक्स को लिए मैं ऑफिस नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे वो वापस करनी थी। इसीलिए मैंने मंडे मॉर्निंग को जगदीश को कॉल करा और उससे बोला कि मैं उसके घर पे सुबह 9 बजे आ जाऊंगा, वहां से हम दोनों साथ में चल देंगे और वो मुझे ऑफिस छोड़ देगा। उस दिन कुछ और भी अजीब से इत्तेफाक हुए, जैसे कि उस दिन मैं सुबह से उठने के बाद से ही काफी ज्यादा अलर्ट था, मानो मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। घर से निकलने से पहले मैंने अपनी पूजा वगैरह करी। उसके बाद जो दूसरा इत्तेफाक था वो ये कि जब मैं
उसकी सोसाइटी के पास पहुंचा। तब मैं एंट्री की जगह एग्जिट से वहां पर अंदर गया। मैं काफ़ी ज़्यादा अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए मैंने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। और मज़े की बात थी कि वहाँ पर उस टाइम पर गार्ड भी नहीं था। जब मैं उसके घर के पास तक पहुँचने वाला था, तब तक मैं कुछ बिल्डिंग्स, कुछ कार्स और कुछ आसपास से निकलने वाले लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ अजीब से ख्याल आ रहे थे। और जैसे ही मैं उसके घर के पास पहुँचा, तभी मुझे वो आवाज़ आई। कुछ ही सेकंड बाद जब मैं उसके घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा ये आवाज़ थी उसकी उस फ्रेम की गिरने की। पहले मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं अंदर से थोड़ा परेशान हो गया था इस बार। हालांकि मैंने बाहर से इस चीज़ को दिखाने नहीं दिया, हालांकि मैंने बाहर से इस चीज़ को शो नहीं करा। एक बार जब मैं ऑफिस चला गया तो मैंने अपना वो अर्जेंट काम कर लिया, और उसके बाद मैंने अपने बॉस से कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसा करके मैं वहाँ से वापस घर के लिए निकल गया। तब मुझे पता लग गया था कि मैंने कुछ ना कुछ तो नोटिस करा है, बट उस चीज़ को मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सीधा घर आया और अब मैं सीधा आकर सो गया। 1 घंटे सोने के बाद जब मैं उठा तो तब भी मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी ऐसी चीज़ से टकराया था उस फ्रेम के गिरने से पहले, जो कि इस केस में एक मेजर पॉइंट था। और तब मेरे दिमाग में मानो एक छोटा सा धमाका हुआ और मेरे दिमाग में सारी बातें आने लगी। हो सकता है सुनने में आपको ये काफ़ी अजीब लग रहा हो, बट एक एक करके मेरे दिमाग में उन लोगों के चेहरे आने लगे जिन्हें मैंने तब देखा था जब मैं जगदीश के घर की तरफ बढ़ रहा था, उसकी सोसाइटी के अंदर। तब मैंने एक आदमी को देखा था, एक आदमी जिसकी उम्र शायद 45-50 साल की रही होगी। काफ़ी पतला सा था वो। बाकी मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ तो नहीं आया, बट एक चीज़ जो मेरे मन में आई वो ये कि वो इंसान ठीक नहीं था, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ थी। और तब मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, वो ये कि मेरे दिमाग में एकदम से सुभाष का नाम कैसे आया था। अगले दिन मैं और सुभाष दोनों ही जगदीश की सोसाइटी के एग्जिट वाले साइड पर चले गए। हमें नहीं पता था हम किस टाइम पर उसे देख पाएंगे। इस एक छोटी सी चीज़ से हमारी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो कि शुरू तो आराम से हुई और उसकी जांच भी हमने आराम से करी, बट इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ को, सबसे ज़्यादा खतरनाक शक्ति का सामना करा अपनी लाइफ में। मुझे पता था वो जो भी इंसान था वो सही नहीं था। उस दिन मुझे हर एक बंदे का चेहरा याद था जो कि मेरे सामने से निकला, बट उसका चेहरा मुझे एक अजीब ही तरीके से याद था। हम वहाँ पर एक चाय की दुकान पर बैठे रहे और इस बात का भी हमने ख्याल रखा कि जगदीश हमें वहाँ पर ना देखे। लगभग सुबह के 9 बजे के आसपास हम लोग थक कर चाय पीने वाले थे और तभी वो आया। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे मन में एक अजीब सा डर जाग गया। मैंने उसे इस बार तुरंत पहचान लिया और उसके आसपास मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी फील हो रही थी। इस टाइम पर मुझे समझ में आ गया था कि उसका चेहरा मेरे दिमाग में इतना धुंधला होकर क्यों आ रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि जगदीश के घर पर क्या हो रहा था। दरअसल जगदीश कई सालों से अपने गुरुजी का भक्त था और उसकी पेंटिंग वो भी उसके साथ काफ़ी समय से थी। इसी वजह से उस पेंटिंग में उसके साथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी। अब जगदीश का जो बेडरूम था वो रोड के जस्ट पीछे वाली साइड पर था। यही कारण था कि जब वो बंदा उसके घर के सामने से निकलता था तब वो दोनों ही नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आपस में टकराती थी और अंत में हमेशा वो गुरुजी वाली फ़ोटो फ्रेम इसलिए गिर जाती थी क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ये चीज़ तब होना बंद हो जाती थी जब वो अपनी फ्रेम को किचन में रखता था, क्योंकि किचन उसके घर के बिल्कुल अपोजिट साइड था, बिल्कुल रोड की दूसरी तरफ, जहाँ पर इन एनर्जीज़ का क्लैश नहीं होता था। पर तब तक बस ये ख्याल था जो कि मेरे मन में आया था। अब क्योंकि सुभाष भी मेरे साथ था तो मैंने सोचा इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हम सिक्योरिटी गार्ड के पास गए और उससे उस आदमी के बारे में पूछा। सुभाष ने बहाना बना दिया कि हम वहाँ पर फ्लैट देखने आए हैं और आसपास के लोगों के बारे में पूछ रहे हैं।
हमें पता लगा कि उस आदमी का नाम अविनाश था और वो 2nd फ्लोर पर रहता था 5वीं बिल्डिंग में। हम जब वहाँ गए तो उसका दरवाज़ा लॉक था, इसीलिए हमने आसपास के लोगों से भी, उसके पड़ोसियों से भी पूछा और तब हमें काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बातें पता लगी। वो आदमी वहाँ पर बस 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ था और ये वही टाइम था जिस टाइम पर जगदीश के घर में वो फ्रेम गिरना स्टार्ट हुई थी। लास्ट मंथ जो फैमिली वहाँ पर रहती थी, उनके छोटे बेटे का एक बाइक एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उसके सामने जो फैमिली रहती थी वो एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई क्योंकि एकदम से ही उनके बिजनेस में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। जो तीसरा आदमी वहाँ पर पास में ही रहता था, उसके दूसरे पड़ोस के घर में, वो एक बैंक में काम करता था और तभी उसे एकदम से बैंक से रिज़ाइन देना पड़ा। उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत था और इतना गलत जो कि भरी दोपहरी में सबके सामने था, बट किसी को इस बारे में आइडिया नहीं था। सुभाष ने बोला कि हमें हाउस ओनर से बात करनी चाहिए और उसे यहाँ से हटवाने के लिए बोलना चाहिए, बट मैंने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अगले शनिवार तक वेट करा और कुछ तैयारियां भी करी। इस बार मैं अपनी बाइक को जगदीश के घर के पास ले गया। मुझे पक्का नहीं पता था कि अविनाश मुझे दिखेगा या नहीं, बट वो मुझे दिखा लगभग सुबह के 8:15 बजे के आसपास। वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा और उसके बाद आगे चलने लगा। उसका पीछा करने से पहले मैं सोचने लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, बट फिर मैं उसके पीछे गया। आगे जाके वो फिर से मुड़ा और एक पार्क में चला गया। मैंने अपनी बाइक को साइड में लगाया और फिर मैं उसके पीछे अंदर पार्क में गया। अगले 2 घंटे में मेरा सर उसने घुमा दिया था। ये काफ़ी बड़ा पार्क था और वो उस पार्क में बस इधर उधर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ को देख रहा है फिर ढूंढ रहा है, बट ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, बल्कि पूरे पार्क में ही। वो बार बार इधर से उधर जाता और फिर कहीं झाड़ियों में देखने लगता, कभी पेड़ के ऊपर देखने लगता और कभी उस जगह पर जहाँ बच्चे खेल रहे होते। लगभग सुबह के 11:30 बजे के आसपास वो एक ऑटो वाले के पास गया और उस ऑटो में बैठ गया। इसके बाद वो उस ऑटो में लगभग अगले 45 मिनट तक चलता रहा और मैं उसके पीछे। अब वो एक ऐसी जगह पर आ गया था जो कि मेन सिटी से हल्की सी बाहर थी और वहाँ पर ज़्यादा घर वगैरह नहीं थे। जो वहाँ पर थी वो थोड़ी बहुत फैक्ट्री थी और बाकी एरिया में जंगल और ऐसे पेड़ पौधे से थे। वो ऑटो से बाहर निकला और उसके बाद वो उन झाड़ियों में, उन जंगल में कहीं अंदर चला गया। इस बार मैं उसके पीछे नहीं गया। मुझे पता था कि वहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो वहीं से बाहर आएगा, और अगर मैं उसके पीछे गया भी तो मुझे समझ नहीं आएगा कि वो आखिर कर क्या रहा है। आप मानेंगे नहीं, अब वो वहाँ से सीधा शाम के 4:30 बजे बाहर आया और तब वो जब आया तब उसके पूरे फेस पर, उसके पूरे शरीर पर मिट्टी, कई सारी पत्तियां लगी हुई थी, मानो वो ज़मीन पर लेट कर कुछ कर रहा था। उसने झाड़ी से बाहर निकलने के बाद अपने आप को थोड़ा साफ करा और उसके बाद पास ही के ऑटो स्टैंड के पास जाने लगा। ऑटो स्टैंड पर पहुंचने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगा और 5:30 बजे तक वो अपने घर पहुंच चुका था और मैं भी उसके पीछे पीछे। इस टाइम पर मुझे पता लग गया था कि वो कुछ अलग ही कर रहा है, और तब पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने ऐसा करा जिसके बारे में मैं आज भी नहीं सोच सकता। शायद उसने मेरे को नोटिस कर लिया था या फिर पता नहीं, हो सकता है उसको मेरे पीछे आने से फर्क ही ना पड़ा हो। उसे पता था शायद कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि वो क्या कर रहा है, बट मैंने कुछ ऐसा करा जो कि मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं सीधा उसके दरवाजे पर गया और मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, मेरी तरफ देखा और 350 रुपये उसने मेरे हाथ की तरफ बढ़ाए। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट फिर मैंने उसे धक्का दिया और वो क्योंकि पतला था इसलिए वो सीधा पीछे की तरफ चला गया। और तब मैं उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था और इवन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस कुछ बड़बड़ा रहा था दूध के पैसों के बारे में। शायद उसने मुझे दूध वाला समझा था, बट मेरा ध्यान पूरी तरीके से उसके घर के अंदर था। उसके यहाँ पर एक सोफ़ा था जिस पर एक तकिया रखा हुआ था। इसके अलावा वहाँ पर एक मैट्रेस थी जो कि बिल्कुल गंदी हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो महीनों से ना धुली हो। उसके किचन में कहीं पर भी फ्रिज नहीं था, बट वहाँ पर कई सारी
कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी हुई थी, खाली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। इसके अलावा वहाँ पर कई सारे फटे हुए बिस्किट के पैकेट थे। इसके अलावा वहाँ पर कुछ कांच के जार में पानी रखा हुआ था और वो जार इतने गंदे थे कि उन्हें देख कर भी मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे। उसके दोनों कमरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से वहाँ पर सफाई ना हुई हो। फाइनली मैं उसके घर के आखिरी रूम में जाने लगा, जो कि शायद उसका बेडरूम था। और तब जो हुआ उसे सोचकर ही मैं कांप जाता हूँ। मैं कभी भी इस बारे में नहीं बोल सकता कि वो रूम खाली था, बट वहाँ पर जो कुछ भी था उस चीज़ ने मुझे बुरी तरीके से डरा दिया था। ऐसा लग रहा था कि जब मैं उसकी तरफ देख रहा था उस रूम के अंदर, तब भी वो मुझे घूर रही थी। मुझे पता चल गया था कि वहाँ पर जो कुछ भी था वो नहीं चाहता था कि मैं वहाँ पर हूँ। और मुझे ये भी पता चल गया था कि वो जो कुछ भी है वो हमारी दुनिया का नहीं है, और वो जहाँ से आया है किसी चीज़ को पाने के लिए आया है। अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा कर मैं वहाँ पर अंदर की ओर जाने लगा। और तब वो जो चीज़ भी थी उसने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस वो शायद मुझे घूर रहा था और ये सब मैं फील कर पा रहा था। और तब एकदम से ही मेरे मन में मानो एक जगह की झलक दिखी। वो जो कुछ भी था उसकी कोई इच्छा थी, कुछ चाहता था वो। मैं अविनाश था और मेरे सामने एक छोटी बिल्ली थी। वो बिल्ली बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसीलिए मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। और तब मुझे पता चला कि वो बिल्ली नहीं थी, वो घुर्राने लगी, उसे कुछ चाहिए था। और तब मुझे एक बदबू आई, बदबू किसी चीज़ के सड़ने की, ऐसी बदबू जो कि किसी चीज़ के मरने के कई दिनों बाद उसके सड़ने पर आती है। वो बिल्ली मेरे चारों तरफ अपने आप को जकड़ने लगी। मैं ना तो धरती पर था और ना ही नर्क में, ये कोई और ही जगह थी, हमारी पृथ्वी से अलग। वो चीज़ हिल रही थी, अपने आकार को बदल रही थी। उसका कोई रंग नहीं था, उसका शरीर एकदम खाली था। तब मुझे समझ आया कि वो और कुछ नहीं बल्कि मैं खुद था, किसी और फॉर्म में। मेरे उल्टे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा और तब एकदम से ही मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं भागा और उस रूम से बाहर निकला। अविनाश आराम से सोफे पर लेटा हुआ था, बस उसका हाथ ऊपर आसमान की तरफ हिल रहा था और मानो वो कुछ फिक्स जेस्चर्स यूज कर रहा हो। मैंने उसे धक्का दिया और उस पर जोर से चिल्लाया कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है, बट उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस मुझे घूर रहा था। तब मैं उसके घर की सीढ़ियों से सीधा भागते हुए बाहर आया और सीधा अपनी बाइक के पास आया। उस टाइम पर वॉचमैन मेरे पास भागते हुए आया और उसने मुझे बताया कि मेरे हाथ में से खून निकल रहा है। मुझे अब तक दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, बट जब मैंने देखा तो जख्म काफ़ी गहरा था और मेरा काफ़ी खून बह रहा था। मैं सीधे डॉक्टर के पास गया, वहाँ पर जाकर अपनी पट्टी करवाने लगा। जब मैं पट्टी करवा रहा था तो डॉक्टर मुझे अजीब तरीके से देख रहा था। जब मैं वहाँ से निकल रहा था डॉक्टर ने कहा कि अगर जख्म नहीं भरा तो मेरे पास वापस आना और जो भी जानवर तुम्हारे पास है उससे दूर रहो। जब मैं एक बार अपने घर आ गया तो मैं इस बारे में सोचने लगा। सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे समझ आई वो ये कि उस रूम में कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। अविनाश जो 350 रुपये मुझे देने वाला था वो शायद दूध के लिए, इसका मतलब वो शायद हर हफ्ते दूध लेता था और हर हफ्ते यानी कि लगभग 3.5 लीटर के आसपास दूध। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ और खाता भी था। जब वो सोफे पर लेटकर अपने हाथ आसमान में उठाकर कुछ कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े से जानवर को पकड़ रहा हो या फिर कुछ कर रहा हो। उसकी 2 उंगलियां वहां पर नहीं थी, यानी कि वो कटी हुई थी। बस इसके बाद बताने लायक कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज़ को अपनी सक्सेस नहीं मानता क्योंकि मैंने इस घटना के बारे में ज़्यादा छानबीन और करी ही नहीं। कुछ वक्त के बाद मैंने अब वहाँ जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जगदीश की कॉल मुझे अब भी आती बट मैं उसका जवाब नहीं देता
और बहाना बना देता कि मैं काफ़ी बिजी हूँ। बट कुछ समय के बाद जब मैं फाइनली वहाँ पर गया तो मुझे पता लगा कि अविनाश वहाँ से जा चुका है। सबसे अजीब बात, वो वहाँ से रातों रात ही गायब हो गया। उसने किसी को भी नहीं बताया अपने जाने के बारे में। एक ही चीज़ जो कि मैं गेस कर पाता हूँ वो ये कि अविनाश कुछ तो वहाँ पर कर रहा था। हालांकि उसका मकसद किसी को भी नुकसान पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं था, बट वो कुछ तो कर रहा था, कुछ बड़ा। और ये इस बात से ही साबित होता है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने जगदीश के गुरुजी वाली फोटो को भी आराम से गिरा दिया था, वो भी एक बार नहीं, हर दिन। मुझे नहीं पता कि आखिर उस रूम में क्या था जो कि छुपा हुआ था, जिसके सामने जाकर भी मैं उसे समझ नहीं पाया। मुझे बस इतना पता है कि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली शैतानी चीज थी। अविनाश वहां से रातों रात क्यों चला गया, ये एक रहस्य की बात ही है। इसके बाद ओनर ने जब उसके घर को खोला तो वहां पर जमीन पर लगभग 20,000 रुपए थे जो कि इधर उधर पड़े हुए थे। काफी गंदी गंदी मैट्रेस और काफी गंदी हालत में पूरा घर। इसके अलावा कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। बाकी पूरा घर बिल्कुल खाली था। ये घटना पूरी क्या थी, क्यों थी, इसको मैं आज भी समझने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।